Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the derivation of angular equation, motion of equation of angular motion. Okay, तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि घूर्णन गति में जो कोणीय गति के समीकरण होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, तो उनका गणितीय आगमन से हम उन समीकरणों को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि देखिएगा सबसे पहले तो ये प्राप्त कैसे हैं, तो ये रेखीय गति के समीकरण थे और यहाँ पर इन्हीं के अनुरूप कोणीय गति के समीकरण भी बनेंगे। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जो रेखीय गति में प्रारंभिक वेग होता है, कोणीय गति में वही कोणीय वेग होता है, प्रारंभिक कोणीय वेग। जैसे u इक्वल टू ओमेगा नॉट, v इक्वल टू ओमेगा t, तो t के ही इक्वल है, s जो है वो थीटा के इक्वल हो जाएगा और a जो है वो अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चेंजमेंट आएगा, जो प्रारंभिक वेग था रेखीय गति में वो प्रारंभिक कोणीय वेग में बदल जाएगा, अंतिम रेखीय वेग था तो अंतिम कोणीय वेग ओमेगा में बदल जाएगा, समय t ही रहेगा, रेखीय विस्थापन कोणीय विस्थापन में बदल जाएगा और रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है ना, तो ये कोणीय गति के समीकरण प्राप्त होंगे। अब ये कैसे आएंगे, इनके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा कि ये कोई कण है जो कि घूर्णन गति कर रहा है इस तरीके से, माना इसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट है और dt समय बाद जब ये d थीटा कोणीय विस्थापन प्राप्त करता है तो इसका अंतिम कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है और इसका कोणीय त्वरण अल्फा है। ठीक है ना, तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, सो डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी, ये हो जाएगा। माना कोई कण घूर्णन गति प्रारंभ कर रहा है जिसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट है, dt समय बाद कोणीय त्वरण अल्फा से चलते हुए इसका अंतिम कोणीय वेग ओमेगा प्राप्त होता है तथा केंद्र पर कोणीय विस्थापन d थीटा प्राप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं प्रथम समीकरण, ये हो जाएगा d ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी और कोणीय वेग ओमेगा नॉट से ओमेगा तक और समय 0 से t तक, तो 1 का d ओमेगा हो जाएगा ओमेगा लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा और 1 का समाकलन t 0 से t, अल्फा नियत मान है बाहर हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये आ जाएगा प्रथम समीकरण। ठीक है ना, अब आइए हम डिस्कस करते हैं द्वितीय समीकरण। कोणीय गति का दूसरा समीकरण क्या है, तो देखिएगा कि ये होता है, हम जानते हैं कि ये ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी या डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी, ये होता है जहाँ ओमेगा की वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इस समीकरण में रख दीजिएगा, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, और डी टी का दोनों में ही अंदर गुणा कर दीजिए तो ओमेगा नॉट 1 डी टी हो जाएगा 0 टू टी प्लस अल्फा टी डी टी 0 टू टी, और यहाँ 1 का डी थीटा थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। अब इसके लिमिट कर दीजिएगा तो थीटा माइनस 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट
टी 0 to t प्लस अल्फा, इसका समाकलन टी स्क्वायर बाई 2 0 से t। आपको पता है 1 का dt t होता है और t का dt t स्क्वायर बाई 2 होता है। लिमिट रख दीजिएगा ओमेगा नॉट t माइनस 0 प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ये आ जाएगा थीटा, या थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ये कोणीय गति का दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी या डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी क्रॉस गुणा कर लेना। ओमेगा का मान ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी दोनों तरफ का समाकलन कर दिया और इसको समीकरण 1 मान लिया, तो ये आया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ओमेगा की जगह डी। अब इस डी टी को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, जो नियत मान है उनको बाहर रखा। 1 का डी थीटा थीटा लिमिट 0 टू थीटा, और 1 का डी टी टी और t का डी टी टी स्क्वायर बाई 2 यानी समाकलन। लिमिट रख दिया सब में, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट रखते हैं, सब में यही चीज़ किया और सॉल्व करके ये समीकरण प्राप्त। इसी तरीके से आइए अब डिस्कस करते हैं तृतीय समीकरण, कोणीय गति का तृतीय समीकरण। तो ये हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, या हम इसको और बनाना चाहें तो अगर हम ऊपर भी डी थीटा लिख दें और नीचे भी डी थीटा लिख दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और डी थीटा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन, यानी ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी थीटा, और दोनों तरफ का समाकलन कर दिया, तो कोणीय वेग ओमेगा नॉट से ओमेगा तक और कोण जो है 0 से थीटा तक, तो इसका समाकलन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा अल्फा 1 का डी थीटा थीटा और लिमिट हो जाएगी 0 टू थीटा, ठीक है। अब ये लिमिट रख दो, तो ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट इक्वल टू अल्फा ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू अल्फा थीटा, 2 का क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है ना। ये कोणीय गति का तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने नया सूत्र बनाया है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी थीटा से गुणा और भाग करने पर ये नया सूत्र बन जाएगा डी ओमेगा इंटू ओमेगा अपॉन डी थीटा, जहाँ ओमेगा की वैल्यू डी थीटा बाई डी टी रखी है, तो ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी थीटा, इसको ओमेगा नॉट से ओमेगा तक और इसको 0 से थीटा तक समाकलित कर दिया। तो अब ये ओमेगा का समाकलन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 होगा और 1 का डी थीटा थीटा होगा, लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा और 0 से थीटा। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट, ऐसे दोनों तरफ किया। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, 2 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, और माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को उधर कर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो इस तरीके से हम कोणीय गति के तीनों समीकरण किस प्रकार से निर्मित होते हैं, किस तरीके से सिद्ध किए जाते हैं, किस तरीके से प्रतिपादित होते हैं, ये गणितीय आगमन द्वारा इस तरीके से प्राप्त किए जाएंगे। ओके।